हेलो दोस्तों, मैं अंकुर सिंह प्रयागी। आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडीफाई विद प्रयागी पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग 15 जून 2020 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करेंगे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको अभी इजिली अवेलेबल हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एफएसएसएआई ने रिलीज करी है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को, जो 2019 और 2020 का है, यानी कि एफएसएसएआई यानी कि द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इसका एस्टेब्लिशमेंट 2006 के एक्ट के अंतर्गत हुआ है। जो हमारा मानक है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए इंडिया में कि किस तरीके का फूड, क्या वो सही है कि नहीं है, सर्टिफाइड करता है। उसने अपनी रिपोर्ट दी है सेफ्टी फूड इंडेक्स फॉर द स्टेट 2019 और 20 का। इसमें 3 तरीके से इन्होंने अलग अलग स्टेट्स में बांटा है, जिसमें से पहला आता है लार्जर स्टेट्स की बात, दूसरी आती है स्मॉल स्टेट्स की बात, और तीसरी आती है यूटीज की बात। तो यहाँ पे जो इनका इंडेक्स आया है उसमें लार्जर स्टेट्स में पहला गुजरात आया है, फिर तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र। स्मॉल की अगर बात करी जाए तो गोवा नंबर 1 पे है, उसके बाद है हमारा मणिपुर, और उसके बाद है मेघालय, यानी कि ये दोनों 7 सिस्टर्स में से हैं। यूटीज की बात करी जाए तो पहले नंबर पे आता है चंडीगढ़, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये हमारे क्या है, ये फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के अनुसार एफएसएसएआई की इंडेक्स की रैंकिंग है। अब देखिए यहाँ पे बात होती है कि ये रैंकिंग 5 पैरामीटर्स पे करी जाती है। पहली पैरामीटर है ह्यूमन रिसोर्स और इंस्टीट्यूशनल डाटास, यानी कि किस तरीके के इंस्टीट्यूशनल डाटास एफएसएसएआई के पास मिलते हैं। दूसरी चीज कंपाइलेंस, यानी कि उनका अनुपालन कैसे किया जा रहा है। फूड की टेस्टिंग फैसिलिटी, यानी कि फूड के पैरामीटर्स ये बताते हैं यहाँ पे कि क्या वो फूड एडिबल है या नहीं है, खाने योग्य है या नहीं है। उसके बाद ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, और लास्ट में कंज्यूमर एम्पावरमेंट, यानी कि वो कंज्यूमर के लिए यूजफुल होगा कि नहीं। आगे बात करें तो इसकी चेयरपर्सन है श्रीमती रीता टेवटिया जी और सीईओ हैं अरुण सिंघल साहब। आगे हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट हाईएस्ट इन 5 ईयर्स, यानी कि पिछले 5 सालों में अमेज़न फॉरेस्ट का बहुत ही तेजी से डिफॉरेस्टेशन हुआ है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब कि जंगलों को काटा जा रहा है, और पिछले 5 सालों में रिकॉर्ड 2019 और 20 का ये जो साल रहा है उसमें रिकॉर्ड तरीके से पेड़ों को काटा गया है। वहाँ की एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट है जो काम करता है, INPE, दैट इज इंस्टीट्यूटो नेशनल डे पेस्किसस स्पेसियस। इसका मतलब ये हुआ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च, ब्राजील के अंतर्गत आता है। इन्होंने ये रिपोर्ट को निकाला है कि 2019 की अगर कंपैरिजन करी जाए तो ये साल अब तक का हाईएस्ट रहा है डिफॉरेस्टेशन में। अगर इस साल के आंकड़ों को देखा जाए तो 2018 के जो आंकड़े थे उससे 91 स्क्वायर किलोमीटर 91 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का, जो कि 2019 में हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं जैर बोल्सोनारो, इनकी जो नीतियां हैं एनवायरनमेंट के प्रति वो इतनी अच्छी नहीं है, और उसको एनवायरनमेंट लेवल पे बोल्सोनारो इफेक्ट कहा जाता है। इनका ये मानना है कि जो हमारे यहाँ अमेज़न फॉरेस्ट के एरियाज में, ब्राजील में जो कि सबसे ज्यादा कवर होता है अमेज़न फॉरेस्ट, वहाँ के एरियाज में जितनी ज्यादा जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो पॉवर्टी लाइन के आसपास के हैं। तो उनकी ग्रोथ के लिए जो अमेज़न के पास जो नेचुरल रिजर्व्स हैं उनका यूज किया जाए। तो इन्होंने प्रमोट कर दिया, जब इनकी पार्टी सत्ता में आती है, अलायंस इनका जब होता है, तो इन्होंने माइनिंग और फार्मिंग को प्रमोट किया। तो माइनिंग और फार्मिंग के लिए पेड़ों को काटने शुरू हो गया। ऐसे में क्या हुआ कि जो अमेज़न फॉरेस्ट था उसकी जो रेंज थी वो साल दर साल कम होती चली जा रही है, और एक आंकड़े के अनुसार आने वाले कुछ समय में लगभग ये 12,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये डिफॉरेस्टेशन के अंतर्गत हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि एक तो एनवायरनमेंट जो है अफेक्टेड हो जा रहा है, दूसरी चीज यहाँ पे हंटिंग और इलीगल पोचिंग भी बढ़ गई है। लगभग अप्रैल का डेटा आ रहा है 2020 तक का, जनवरी से अप्रैल तक का, जहां पे 55% जो है इंक्रीमेंट हुआ है हंटिंग और पोचिंग में। अब देखिए यहाँ पे अगर कैपिटल की बात करी जाए ब्राजील की तो वो ब्राजीलिया है, करेंसी की बात करी जाए तो ब्राजीलियन रियाल है, लैंग्वेज की बात करी जाए तो पोर्चुगीज है, और अर्थ समिट की बात करी जाए तो 1992 में ब्राजील ही ऐसा देश था जिसने अर्थ समिट दिए थे, जिसमें एजेंडा
21 की बात करी गई थी, यानी कि ये उस वक्त का दौर है जब ये कंट्री टोटली पूरी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली हुआ करती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज स्थिति एकदम कन्वर्टेबल हो गई है। अब देखते हैं जरा सा हम लोग अमेजोन फॉरेस्ट को। फैक्ट अबाउट अमेजोन फॉरेस्ट। अब देखिए अमेजोन फॉरेस्ट क्या है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्या, जो कि इक्वेटर के आसपास जितने भी फॉरेस्ट रीजन पड़ते हैं वो उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ट्रॉपिकल रीजन क्या हुआ, 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर पे, ये ट्रॉपिकल रीजन होता है हमारे पूरे प्लेनेट पे। तो प्लेनेट पे ये रीजन में जो भी फॉरेस्ट होते हैं उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। तो वहां पे ये रेन फॉरेस्ट है, यानी कि यहाँ पे ये वर्षा वन है, ये वर्षा की वजह से ये पैदा होते हैं या बढ़ते हैं। अब देखिए अगर किलोमीटर की बात करी जाए तो लगभग 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है हमारा ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अब बात करी जाए तो ये लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है, यानी कि इस पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, जो कि इस पृथ्वी के लगभग 20% ऑक्सीजन को बनाता है, प्रोड्यूस करता है। इतना बड़ा वर्षावन है ये। और यहाँ पे लगभग 1 करोड़ से ज्यादा स्पीसीज हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, इंसेक्ट्स की, जिसमें से तो नोन अगर बात करी जाए यानी कि जिनके बारे में जानकारी है, जिसमें से 40,000 तो प्लांट्स हैं स्पीसीज के रूप में, यानी कि डिफरेंट वैरायटीज हैं, 1300 से ज्यादा तरीके की बर्ड्स हैं, लगभग 3000 से ज्यादा तरीके की मछलियां हैं और 430 तरीके के मैमल्स हैं। तो ऐसे में अगर आप देखिए तो ये बहुत बड़ा ये वर्षावन ही नहीं है, ये यहाँ पे एनवायरनमेंट की दृष्टि से, बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब एक चीज इसमें ये भी है कि जो कैनपी होती है इन जंगलों की, यानी कि इतना घना वर्षावन है ये कि जो इनकी पत्तियों का विस्तार है, इनके पेड़ का जो ऊपर के जो ढांचे में जो पत्तियों का विस्तार है वो इतना ज्यादा है कि अगर बारिश भी होती है तो उसकी बूंदों को नीचे आने में 10 मिनट लग जाते हैं। यानी कि इनकी जमीन का जो स्तर है वहां पे हमेशा अंधेरा जैसा रहता है और नमी हमेशा बरकरार रहती है। अब यहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं, अमेरी इंडियन कहा जाता है, अमेरी इंडियन यानी अमेरिका प्लस इंडियन। देखिए इंडियन का मतलब होता है जंगलों में रहने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरी इंडियन जो है तो वो यही बता रहा है कि अमेरी मतलब कि अमेरिका से, यानी कि ये साउथ अमेरिका जो ब्राजील वाला जो क्षेत्र है वो, और इंडियंस यानी जो जंगलों में रहते हैं वो, यानी जो ट्राइब्स हैं वो, तो अमेरी इंडियन ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। तो ये रही, आप अगर पिक्चर में देखेंगे तो ये है अमेजोन नदी। यहाँ पे इस अमेजोन फॉरेस्ट में अमेजोन नदी भी हमको मिलती है जो कि अपनी अभी फॉर्मेटिव स्टेज में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए अमेजोन का ये जो फॉरेस्ट है ये कितने देशों में फैला हुआ है, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ठीक है, ब्राजील, ब्राजील में सबसे ज्यादा फैला हुआ। तो अमेजोन नदी हमारी यहाँ पेरू से ओरिजिन करती है और यहाँ पे जाकर के इस रीजन में जाकर के ये माउथ इसका ओपन होता है और ये अटलांटिक ओशन में फिर ये फॉल कर जाते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कोविड-19 और चाइल्ड लेबर रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। इस रिपोर्ट के अनुसार तो वो ये कह रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो हमारा पॉवर्टी है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो 1% इंक्रीज कर गया है, ठीक है। अब ये 1% इंक्रीज कर रहा है तो इससे मतलब ये हुआ कि जो जॉब थे वो जॉबलेस भी हो गए, जिनके पास कुछ पैसा था वो पैसे की कमी हो गई उनके पास। अब ऐसे में क्या होगा कि वो इफेक्टिव हो रहे हैं तो यहाँ पे पॉवर्टी इंक्रीज कर जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा तो धीरे धीरे पॉवर्टी पे असर पड़ेगा और पॉवर्टी इंक्रीज करने लग जाएगी। अब जब पॉवर्टी इंक्रीज करेगी तो हर किसी को जरूरत हो जाएगी किसी ना किसी तरीके से अपने पेट के लिए, अपने भरण पोषण के लिए। तो ऐसे में 0.7% इंक्रीज हो सकता है चाइल्ड लेबर में, यानी कि जो बच्चे होंगे ऐसे परिवारों में जो बीपीएल हो चुका होगा परिवार, उनके बच्चे भी अब चाइल्ड लेबर के रूप में काम करेंगे। तो ये यूनाइटेड नेशंस ने ये वर्ल्ड रिपोर्ट जारी करी है चाइल्ड लेबर। हम लोग बात करते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है कि ये गवर्नमेंट ने 2017 में इसकी शुरुआत करी थी कि इंडिया की जो भी मेजर सिटीज हैं उनको जोड़ा जाएगा, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा जहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा हो या फिर डेवलपमेंट फेज में हो, जिसकी वजह से वहां के लोगों को एक अच्छी इंटरकनेक्टिविटी मिले, प्लस व्यापार या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ज्यादा अच्छी तरीके से हो सके। अभी का जो अपडेटेड डाटा आ रहा है इकरा की तरफ से, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, वो ये कह रही है कि भारतमाला प्रोजेक्ट लगभग 4 साल के लिए अब डिले हो जाएगा, यानी कि अभी अपने जो निर्धारित जो इनका समय चल रहा था उससे ये 4 वर्ष और पीछे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, इस महामारी के चलते। अब देखिए ये पहले एज्यूम किया जा रहा था कि भारतमाला प्रोजेक्ट
2022 तक कंप्लीट कर लिया जाता या हद्दी 24 तक कंप्लीट कर लिया जाता, लेकिन अब इसको ये 4 साल एक्सीड कर रहा है, यानी कि अब ये 26 और 27 के आसपास अब ये जाएगा। ऐसा क्यों? जैसा मैंने बताया कि कोविड-19 के चलते। तो अब देखते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट आखिर है क्या चीज। तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो 2017 में इसकी शुरुआत करी गई थी और इसमें टारगेट था कि लगभग 84,000 किलोमीटर के आसपास का हाईवेज बनाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के जो रीजन्स थे इनको कवर करना था, साथ ही साथ जो हिमालयन स्टेट्स थे, जो सेवन सिस्टर्स के स्टेट्स थे, उनको भी इसमें कवर करना था। लेकिन अब क्या कंडीशन हो रही है, कोविड-19 की वजह से अब ये प्रोजेक्ट इफेक्टिव हो गया है और अब ये काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जो फेज 1 इसमें चल रहा था, जिसमें लगभग 35,000 के आसपास के किलोमीटर्स की रोड बननी थी, जिसमें 24,800 तो मेन नेशनल हाईवेज बनने थे, बाकी के 10,000 जो थे वो स्टेट की तरफ से उसमें निर्माण करवाना था। तो ये लगभग 35,000 किलोमीटर्स की जो भी ये काम चलने थे वो अब इफेक्टिव हो चुके हैं। तो ये रहा भारतमाला प्रोजेक्ट का पहला फेज, इसमें हम लोग आराम से देख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने बेहतरीन काम कर रहा है, ये हमारा जो देश की स्वाभिमान हम कह सकते हैं डीआरडीओ को। उन्होंने जर्मी क्लीन नाम का एक चैम्बर बनाया है जो सैनिटाइज करेगा यूनिफॉर्म्स को और सिक्योरिटीज विभाग के जितने भी पर्सनल हैं उनकी चीजों को। देखिए क्या है कि दिल्ली में केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड-19। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि केसेस की बढ़ने की वजह से जो दिल्ली पुलिस है वो भी इफेक्टिव हो रही है। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पर्सनल्स हैं, यानी कि जो हमारे विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो कांस्टेबल पद पे हो, चाहे वो हायर ऑफिसर पद पे हो, उनको हर वक्त जो है ऐसी लोकेलिटीज में जाना है जो कि इफेक्टेड एरियाज है, यानी कि कंटेनमेंट रीजन या फिर रेड जोन रीजन्स में जाना ही जाना। ऐसे में उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमारे जो हेलमेट्स हैं, हमारे जो यूनिफॉर्म्स हैं, हमारे जो बूट्स हैं, वो सैनिटाइज किए जा सके। कि हम अब ऐसा तो है नहीं कि हम वर्दियों को एक बार यूज करेंगे उसके बाद फेंक देंगे, ये तो हो नहीं सकता है। तो ऐसे में सैनिटाइजेशन ही एक पॉसिबल वे था। तो डीआरडीओ ने जर्मी क्लीन नाम का एक चैम्बर बनाया है। ये देखिए, ये चैम्बर आपको इमेज में दिख रहा होगा, और इस चैम्बर में एक बार में लगभग 25 यूनिफॉर्म्स रखी जा सकती हैं सैनिटाइज करने के लिए, और 15 मिनट के अंदर ये सैनिटाइज हो जाएंगी टोटल पूरी तरीके से। इसके बाद इसमें बूट्स रख सकते हैं, हेलमेट्स रख सकते हैं, या कोई भी चीजें जो इक्विपमेंट हो हमारी दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स की। तो ये जो काम किया है ये बनाया गया है डीआरडीओ की तरफ से जर्मी क्लीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। आगे हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने लेटेस्ट ऑर्डर में ये बात कही। देखिए, ये मैटर उठा था तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट गए, और वहां पे उन्होंने बोला कि नीट का जो एग्जाम है वहां पे जो रिजर्वेशन जो है वो सही तरीके से सेंटर अलॉट नहीं कर रही है, बशर्ते हम ये चाहते हैं कि हमें 50% रिजर्वेशन मिले फॉर द ओबीसी क्लास के लिए। तो यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत आते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन पहली चीज तो एज अ रिजर्वेशन के लिए, एज अ राइट के लिए ये आर्टिकल काम नहीं देगा। तो वहीं पे ये नल एंड वॉइड हो गया कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। उन्होंने ये कहा कि आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप उन ओबीसी क्लास के लिए उत्थान वाला काम कर रहे हैं, यानी उनको बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात। अब ये देखते हैं कि आने वाले कुछ सालों में क्या पता एज अ फंडामेंटल राइट इसको सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दे अपनी किसी और पिटीशन के अंतर्गत, अपने किसी और केस में, तो वो भविष्य की बात है। देखिए, जैसे अगर प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल को पहले एक बार में माना गया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर ये बोला गया कि हाँ, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्ट की वजह के द्वारा। लेकिन आज एट अ प्रेजेंट टाइम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये कह रहा है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट डिसीजन नहीं होगा एज अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल राइट और 50% रिजर्वेशन को लेते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे देखते हैं स्त्री स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया है हैदराबाद पुलिस में। अब हैदराबाद की बात करी जाए तो ये कहाँ पड़ता है, ये तेलंगाना स्टेट में है। तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है स्त्री स्कीम को। अब देखिए क्या है इसके अंतर्गत, स्त्री का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। शी ट्रम्प्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। इसमें क्या है कि किसी भी तरीके का कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होगा या किसी भी तरीके का कोई अब्यूज होता है पर्टिकुलर विमेन के साथ, तो वो सीधे इन अथॉरिटीज के पास पहुंच करके अपने इन्फॉर्म कर सकती है, और अथॉरिटीज समय के रहते हुए तुरंत एक्ट मेजर्स पे ले सकती है। अब बात करते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा पहला राज्य हो गया है इंडिया में जिसको ISO फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स का सर्टिफिकेशन। ISO की बात करी जाए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर स्टैंडर्ड है ISO, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस और बाकी के एक दो नेशंस इसके पेरेंट बॉडीज हैं इसकी। उड़ीसा राज्य के जो हमारे CM है नवीन पटनायक साहब,
उन्होंने क्या किया था कि एसटी और एससी क्लास के वेलफेयर के लिए उन्होंने पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है स्टेट का, एससी और एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, उन्होंने लास्ट ईयर मिशन सुविद्या को लॉन्च किया था। अब सुविद्या में क्या था कि ये जो हमारे ट्राइब्स के लोग हैं, ये जो हमारे एससी वर्ग क्लास के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज में उनको प्रमोट करने के लिए हॉस्टल की फैसिलिटीज दी गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे में वहां पे जो स्टैंडर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर का, सेफ्टी का या ह्यूमन रिसोर्सेज का, तो इसको आईएसओ ने जब देखा कि हाँ ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये स्टैंडर्ड लेवल है, तो आईएसओ ने इसको सर्टिफाइड कर दिया। तो ये दिसंबर 2019 में मिशन सुविद्या को लॉन्च किया गया था और अब आईएसओ का इसको सर्टिफिकेशन भी मिल गया है कि यहाँ पे बिल्डिंग की सेफ्टी या बिल्डिंग के फंक्शनल्स, टॉयलेट सैनिटाइजेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के अंतर्गत आने वाले मेजर्स कैसे हैं, खाना कैसा मिलता है, ठीक है, खाने की व्यवस्था कैसी है, हेल्दी है कि नहीं है, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो करता है। आगे हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है हाई लेवल कमेटी जो एग्जामिन करेगी बागजन फायर इंसिडेंट को। देखिए आसाम में तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ऑयल इंडिया फील्ड की एक लाइन है, वहां पे 8 जून को एक बहुत बड़ा मेजर फायर ब्रेक कर गया था। तो वहां पे एक वेल में आग लग गई, 1 किलोमीटर के रेडियस में जो जितनी भी चीजें थी वो नुकसान, इसमें 2 फायर फाइटर्स जान से हाथ धो बैठे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी रिसेंटली इस पे एक कमेटी बनाई है जिसके हेड रहेंगे SCL दास साहब जो कि डीजी हैं हाइड्रोकार्बन्स के, उसके साथ ही साथ BC बोरा जो कि ONGC के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और पूर्व डायरेक्टर ONGC के TK सेन गुप्ता, ये तीनों रहेंगे और इनको 1 महीने के अंदर मिनिस्ट्री को ये रिपोर्ट देनी है कि आखिर कौन सी वजहों से ये फायर ब्रोक हुआ है। अब बात अगर करें तो MB लाल कमेटी आती है। MB लाल कमेटी, इन्होंने 10 साल पहले जयपुर में वहां की ऑयल फील्ड में एक ऐसा ही ब्लास्ट हुआ था और काफी बड़े रीजन में, काफी मतलब वो पॉपुलेशन के बीच में था, वो स्टोरेज कैपेसिटी का इनका गोडाउन, वहां पे ये ब्लास्ट हुआ था। तब MB लाल कमेटी सेटअप करी गई थी और MB लाल कमेटी ने लगभग 113 मेजर्स दिए थे, 120 मेजर्स के आसपास उन्होंने दिए थे कि किस तरीके से जितनी भी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं उनको अपने स्टैंडर्ड मेजर्स में चेंज लाना पड़ेगा। तो अभी जो सामने बात आ रही है कि आसाम के बागजन में ये जो फायर हुआ है ये स्टैंडर्ड मेजर्स के अंतर्गत नहीं थी। अब ये देखना होगा कि 1 महीने के बाद ऑफिशियल रिपोर्ट क्या आती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इस साल का दूसरा इंडस्ट्रियल डिजास्टर है और एज ए इंडस्ट्रियल डिजास्टर ये पॉइंटेबल है। अब हम लोग आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स से। एशियन चैंपियन रनर गोमती मरिमुथु, इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया है डोपिंग एजेंसी वाडा ने क्योंकि इनके ब्लड सैंपल्स में एक स्टेरॉयड नैंड्रोलोन पाया गया है। आगे बात करते हैं एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो मात्र 34 वर्ष के थे, उनकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु का कारण सुसाइड बताया जा रहा है, यानी कि एक चमकता हुआ सितारा बहुत पहले ही ओझल हो गया। तो ये रही आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी। उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से रहेंगे और पढ़ते चलिए, मेरे साथ बने रहिए। जल्द मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।